भारतीय इतिहास और संस्कृति के इस सफर को आगे बढ़ाते हुए आज हम मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे सम्राट अशोक की और चंद्रगुप्त मौर्य की, और विचार करेंगे कि वो कितने ही महान राजा हुए। महापद्मनंद के शासनकाल में मगध राज्य अपने चरम उत्कर्ष पर था। 28 वर्ष राज्य करने के पश्चात महापद्मनंद 329 ईसा पूर्व मृत्यु को प्राप्त हुए। मृत्यु के समय उनके 9 पुत्र थे। उनमें से 8 पुत्रों ने महारानी सुनंदा के गर्भ से जन्म लिया था। सुनंदा नंद की पटरानी थी। नंद के 9वें पुत्र का नाम चंद्रगुप्त था, जिसने मुरा नाम की दासी के गर्भ से जन्म लिया था। पिता महाराजा पद्मनंद की मृत्यु के पश्चात महारानी सुनंदा के 8 पुत्रों ने राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा मुरा पुत्र चंद्रगुप्त ने अपने भाइयों से सिंहासन के लिए उलझने का विचार त्याग कर देशाटन का मार्ग अपनाया। उस समय उसकी आयु लगभग 25 वर्ष थी। यह वह समय था जब यूनानी सम्राट सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर पंजाब में अपनी सेना के साथ डेरा लगाया हुआ था। सिकंदर कुरु को पराजित कर चुका था और भावी आक्रमणों की योजना बना रहा था। चंद्रगुप्त ने सोचा कि वह सिकंदर के डेरे में जाकर यूनानी अस्त्र शस्त्रों तथा युद्ध प्रणाली का अध्ययन करे। वह यूनानी सेना की छावनी में गया तो सिकंदर की दृष्टि ने उसके मंतव्य को पहचानने में भूल न की। उसने अपने सेनापति को उसे बंदी बनाकर लाने और अपने समक्ष उपस्थित करने का आदेश दिया। सतर्क चंद्रगुप्त भी सिकंदर से कुछ कम नहीं था। इससे पूर्व कि सिकंदर का सेनापति अपने कार्य में सफल होता, चंद्रगुप्त अदृश्य हो गया। सेनापति उसे बंदी बनाने में असफल रहा। चंद्रगुप्त ने मगध राज्य किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए छोड़ा था। उसे अपने भाइयों और विमाता पर विश्वास नहीं था। पिता सम्राट से भी उसे कोई न्याय नहीं मिला था। वह अपने ही आत्मबल और दृढ़ संकल्प पर विश्वास रखता था। यहाँ आकर उसकी भेंट एक तेजस्वी ब्राह्मण से हुई, जिसका नाम चाणक्य था। चाणक्य विद्वान होने के साथ साथ कूटनीति का अद्वितीय ज्ञाता था। उसके नाम की देश में ख्याति थी। चाणक्य से भेंट के पश्चात उसने एक जंगली जाति के जवानों की सेना तैयार की और उसकी सहायता से उस भूभाग पर अधिकार किया जो यूनानी सेना से वापस लौट जाने के कारण रिक्त हो गया था। उसने विजय पर विजय प्राप्त कर एक छोटा सा अपना पृथक राज्य स्थापित किया और उसे अपनी माता के नाम पर मौर्य साम्राज्य की संज्ञा दी। मौर्य साम्राज्य का नामांकन कर चंद्रगुप्त ने नंद साम्राज्य के विनाश और पतन का बीड़ा उठाया। सिकंदर का प्राणांत होने पर उसके सेनापति सेल्यूकस, जो सीरिया का राजा भी था, उसने भारत पर दोबारा आक्रमण किया। सम्राट चंद्रगुप्त ने पहले ही युद्ध में उसे परास्त कर संधि करने पर बाध्य किया। सेल्यूकस को पराजय के कारण कंधार, काबुल, हिरात और कामरान के कुछ प्रदेश भेंट स्वरूप देने पड़े। साथ ही सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेन का विवाह भी चंद्रगुप्त के साथ किया। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी देकर सम्मानित किया। इस विजय से चंद्रगुप्त का साम्राज्य भारत के बाहर भी फैल गया और वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक चक्रवर्ती सम्राट कहलाने का अधिकारी हुआ। उससे पूर्व किसी सम्राट की साम्राज्य सीमा देश से बाहर नहीं गई थी। सेल्यूकस परास्त होकर अपने देश वापस लौटा। वहां जाकर उसने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त की राजसभा में भेजा। मेगास्थनीज ने भारत आकर विद्यायन किया और भारत यात्रा का मनोरंजक तथा महत्वपूर्ण वर्णन प्रस्तुत किया। सम्राट चंद्रगुप्त के इतिहास का ज्ञान कौटिल्य अर्थशास्त्र, बौद्ध धर्म ग्रंथों, शिलालेखों तथा मेगास्थनीज के यात्रा वर्णन से मिलता है। मेगास्थनीज लिखता है, तत्कालीन भारतीय राजा का शासन बहुत सुसंगठित और सुदृढ़ है। सम्राट चंद्रगुप्त के पास 6 लाख पैदल सेना, 3000 अश्वारोही, 9 सहस्त्र हाथी और सहस्त्रों रथ सदा तैयार रहते थे। पाटलिपुत्र एक अत्यंत सुंदर और स्वस्थ नगर है। यह 9 मील लंबा और 1.5 मील चौड़ा है। नगर के चारों ओर एक लकड़ी का घेरा है, जिसमें 64 फाटक और 570 बुर्ज हैं।
उसके बाद 200 गज चौड़ी और 15 गज गहरी एक खाई है जो सोन नदी के जल से भरी रहती है। उसने लिखा है कि चंद्रगुप्त का राजमहल सौंदर्य और वैभव की दृष्टि से संसार में अप्रतिम है। मौर्य काल में भारत से तुलना करने पर स्पष्ट हो जाएगा कि मौर्यकालीन भारत अधिक संपन्न और उन्नत था। मौर्यकालीन भारत हर प्रकार सुगठित, जनजीवन, अस्त्र वस्त्र इत्यादि की दृष्टि से अधिक संपन्न था। जनता का चरित्र बल बहुत सुदृढ़ था। लोग पाप पुण्य का भेद समझते थे और सत्य को स्वीकार करते थे। सत्य साधना और धर्म परायणता सर्व प्रचलित थे। चरित्र गठन में धर्म का वास्तविक स्वरूप दिखाई देता था। दुष्टता, क्रोध, निर्दयता, अभिमान इत्यादि दुर्गुण समझे जाते थे। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा भाव नाम की नहीं थे। मेगस्थनीज 306 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक भारत में रुका। वह लिखता है कि समाज 7 श्रेणियों में विभक्त था: तत्वविद, क्षत्रिय, राजाओं के सचिव, कृषक, पशुपालक, व्यवसायी तथा गुप्तचर। आर्यव्रत में दास्ता का नाम नहीं था। स्त्रियों का शील सर्वोच्च था। वीरता में भारतीय अग्रणीय थे। लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे। कोई मिथ्या भाषण न करता था। श्रेष्ठ व्यवसायी थे। राज्य सभाओं में जाने को उत्सुक न रहते थे। गुरुजनों की आज्ञा का पालन भी करते थे। सम्राट चंद्रगुप्त के बाद उनका पुत्र सम्राट बिंदुसार राज्य सिंहासन पर आसीन हुआ। सम्राट बिंदुसार का प्रथम कार्य यह था कि उसने दक्षिण के उस प्रदेश को, जिसे सम्राट चंद्रगुप्त अपने साम्राज्य का अंग ना बना पाया था, जीतकर साम्राज्य में मिलाया। दक्षिण प्रदेश पर विजय प्राप्त करना कोई साधारण घटना नहीं है। बिंदुसार की इस विजय से पूर्व अन्य कोई उत्तर भूभाग का शासक दक्षिण में स्थायी रूप से जम नहीं पाया था। कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि दक्षिण के इस भूभाग को चंद्रगुप्त ने ही जीता और अपने राज्य में मिलाया था। सम्राट बिंदुसार ने अपने पिता की विजय को कायम रखा और बड़ी कुशलता से उस पर राज किया तथा व्यवस्थाओं को आंच नहीं आने दी। बिंदुसार का शासन 25 वर्ष का है। इन 25 वर्षों में कहीं कोई अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। इसे साधारण प्रबंध कुशलता नहीं कहा जाएगा। सम्राट बिंदुसार के शासनकाल में भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास हुआ। पश्चिमी देशों के साथ सम्राट चंद्रगुप्त काल में भारत के जैसे व्यापारिक संबंध थे, उनमें पर्याप्त परिवर्तन आया। व्यापारिक संबंधों में आशाजनक वृद्धि हुई। सम्राट बिंदुसार 25 वर्ष शांतिपूर्वक राज करने ईसा पूर्व 273 में स्वर्ग सिधार गए। सम्राट अशोक की गणना विश्व के महानतम सम्राटों में की जाती है। कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि सम्राट अशोक से महान व्यक्ति विश्व में अन्य नहीं जन्मा। उसकी तुलना विश्व के विख्यात सम्राटों से अवश्य की गई है, परंतु समान धरातल पर कोई अन्य ठहर नहीं पाता। बौद्ध ग्रंथ अशोकावदान के संबंध अशोक की जीवन कथा से हैं। महाराज बिंदुसार ने एक अत्यंत रूपवती ब्राह्मण कन्या से विवाह किया था। महारानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया था, पहला अशोक और दूसरा वीताशोक। महाराजा की पहली रानी ने जिस पुत्र को जन्म दिया उसका नाम सुसीम था। महाराजा बिंदुसार ने अशोक को उसकी युवावस्था में तक्षशिला का विद्रोह शांत करने भेजा। उस समय तक्षशिला में कश्मीर, नेपाल तथा हिंदुकुश पर्वत तक का भूभाग शामिल थे। इसका अर्थ हुआ आधुनिक अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तथा पंजाब आदि प्रदेश। अशोक ने वहां जाकर बिना युद्ध किए राजनीतिक कौशल से विद्रोह समाप्त किया और वहां पे शांति की व्यवस्था की। सम्राट बिंदुसार ने उसे वहां राज्य प्रतिनिधि नियुक्त किया और वह कई वर्ष तक वहां रहा। उसने तक्षशिला विश्वविद्यालय को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया, जहां विश्व के कोने कोने से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आने लगे। अशोक के उत्तम राज्य प्रबंध तथा विश्वविद्यालय की उन्नति को देखकर सम्राट बिंदुसार मुग्ध बने। उन्होंने पुत्र सुसीम को तक्षशिला भेजकर अशोक को अपने पास बुलाया और युवराज घोषित किया। इसके कुछ ही दिनों पश्चात सम्राट बिंदुसार का प्राणांत हो गया। सम्राट के प्राणांत पश्चात मंत्रिमंडल ने अशोक को सम्राट घोषित किया। सम्राट अशोक के शासनकाल में आयुर्वेद पद्धति की विशेष उन्नति हुई।
संपूर्ण देश और यूनान तथा एशियाई देशों में औषधालय खुलवाए गए। स्थान स्थान पर कुएं तथा धर्मशालाओं की व्यवस्था की गई। अनेक भवन तथा मंदिर बनवाए गए। स्वास्थान यात्री ने लिखा है, जो गुप्त शासन काल में चंद्रगुप्त द्वितीय आया था। अशोक का राजप्रसाद मनुष्य द्वारा नहीं, देवताओं द्वारा बनाया गया है। उच्च वास्तुकला और मीनाकारी के नमूने उन भवनों में मिलते हैं। ये भारत की प्राचीन कला के बहुमूल्य नमूने हैं। अशोक ने अनेक भवनों का निर्माण कराया। उन्होंने बौद्ध मंदिर और विहार बनवाए। उस काल के 50 टन भारी और 50 फीट ऊंचे स्तंभ मिले हैं। सम्राट अशोक आरंभ से बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सम्राट चंद्रगुप्त और बिंदुसार की रुचि जैन धर्म की ओर थी। अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने के पश्चात इस धर्म का अधिक प्रसार हुआ। अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार में विशेष रुचि ली। संपूर्ण एशिया में प्रचार हुआ। सम्राट अशोक स्वयं बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के पश्चात 2.5 वर्ष भिक्षु भी रहे। उन्होंने मिस्र, स्थान, मैसिडोनिया, लंका और दक्षिण भारत में धर्म प्रचार कराया। सब जगह धर्म प्रचारक भेजे। तिब्बत, हिमालय के प्रांत, हिंदू कुश, काबुल, गांधार और यवन देशों में भी धर्म का प्रचार किया। इतिहास लेखक अल बरूनी लिखता है, मुसलमान धर्म के आरंभ के पूर्व सारे मध्य एशिया में बौद्ध धर्म फैल गया था। लंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने सम्राट का भाई महेंद्र और उसकी पुत्री संघमित्रा गए थे। महेंद्र ने अपना सारा जीवन वहीं रहकर धर्म प्रचार में लगाया। लंका में आज भी महेंद्र का बड़ा सम्मान है। सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया। उनका राज्य उत्तर में हिमालय और हिंदू कुश तक था। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध साम्राज्य में थे। कश्मीर, नेपाल और स्वात भी साम्राज्य के अंग थे। श्रीनगर को अशोक ने ही बसाया था। उन्होंने नेपाल में ललितपुर नगरी बसाई। यह काठमांडू से 3 मील दूर है। सम्राट की पत्नी चारुमती ने अपने पति के स्मारक स्वरूप देवपाटन नामक नगर बसाया। सारा बंगाल अशोक के राज्य में था। 292 ईसा पूर्व अशोक ने बौद्ध तीर्थों की यात्रा करी। वह नेपाल, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ से श्रावस्ती और वहां से गया गए। गया में ही बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वहां से कुशीनगर होते हुए अपनी राजधानी गए। इन सभी स्थानों का शिलालेख और स्तंभ बनवाए गए। अशोक का शासन नम्र, उदार और न्याय युक्त था। प्रजा राजभक्त थी। अशोक का 41 वर्ष के सुशासन के पश्चात 232 ईसा पूर्व देहांत हुआ। अशोक ने जनजीवन को उन्नत बनाया। भारतीय इतिहास में इतने नवरत्न हैं कि जिनकी कथाएं सुनते सुनते हमारा मन नहीं भरता। हमारा समय खत्म हो जाता है, लेकिन हमारी इच्छा खत्म नहीं होती। पर आज के सफर को मैं यहीं विराम देती हूँ। मैं भारतीय इतिहास और संस्कृति के इस खूबसूरत सफर को आपके साथ यूं ही आगे बढ़ाती रहूंगी, इस आशा के साथ कि आपको मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आ रही है। अगर आपको ये हमारी कोशिश पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। भारतीय इतिहास और संस्कृति के एक नए अध्याय में हम अगली बार बात करेंगे राजपूताना शासन के बारे में। भारतीय राजपूतों की शक्ति, उनके शौर्य और उनके वैभव की कहानी मैं आप तक लेकर आऊंगी। मैं अदिति त्यागी आज के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।